तो बेटा आज हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। विजिबल तो सभी को है, अगर किसी को विजिबल नहीं है तो बता देना बेटा। कंडक्टर्स कंडक्टर्स बहुत सिंपल सी टर्म, सिंपल सा प्रिंसिपल, सिंपल सा प्रोसेस। वो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स होंगे सब्सटेंस विच अलाउ the electric current which allow the electric current to pass through them। वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उन सभी को हम कहेंगे कि ये सब के सब कंडक्टर्स हैं। अब वो कंडक्टर्स हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, जिसमें से एक आता है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स, एक आएगा बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। देखो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कौन से कंडक्टर्स होंगे? सिंपल हमें पता है कि जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास वो सब की सब मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होंगे। जितनी भी मेटल हैं, अब चाहे वो मेटल एल्यूमिनियम मेटल हो, चाहे वो मेटल आयरन मेटल हो, चाहे वो मेटल हमारे पास सिल्वर हो या गोल्ड हो या कॉपर हो, कोई भी मेटल हो, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जो मेटल है उसमें अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसमें बहुत सारे कर्नेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटल आयंस। और ये मेटल आयंस मेटल है, सॉलिड है, तो एक रेगुलर लेटिस की फॉर्म में, अरेंजमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ घूमते रहेंगे इधर से उधर ऐसे। और जब हम करंट पास करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर जाते हैं या सीधे ट्रेवल कर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस है, मेटल आयन है, कर्नेल्स हैं, ये ट्रेवल नहीं करते, ये वहीं के वहीं बने रहते हैं। तो अगर हमारे घर वायरिंग हो रखी है जिसके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स हैं, तो उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते रहेंगे। एल्यूमिनियम आयन या कॉपर आयन ये ट्रेवल नहीं करते। इससे होता क्या है कि जो हमारी मेटल है वो एज इट इज़ बनी रहती है, मेटल में कोई चेंज नहीं होता, मेटल एज इट इज़ बनी रहेगी। यानी कंपाउंड या सब्सटेंस या मेटल इसमें यूज्ड अप नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से इन हुए, दूसरे टर्मिनल से आउट होते चले गए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, मेटल आयन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो थे हमारे पास मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और जो दूसरे कंडक्टर्स आते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं हमें जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक और द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। अब ये कौन से कंडक्टर्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो होंगे जो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ते चले जा रहे हैं। ये वो कंडक्टर्स हैं बेटा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है आयंस की हेल्प से, आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। और जैसे मान लें हमने लिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। वैसे इलेक्ट्रोलाइट दो हो सकते हैं, एक वीक या स्ट्रॉन्ग। वीक होंगे तो कम आयन आएंगे, स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा आयन आएंगे, लेकिन आयन ज़रूर आएंगे। अब ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, और वाटर तो है ही। और ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। अगर हम कैथोड को देखें तो कैथोड पर क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन, और अब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, और यही इलेक्ट्रॉन वाटर गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है ये H2 + 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है।
लेकिन इस इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स में हुआ क्या कि क्लोराइड से क्लोरीन बना गैस की फॉर्म में बाहर, वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उसमें जो आयंस हैं, जो सब्सटेंस है, वो भी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी केमिकल चेंजेस आते हैं। लेकिन जो मेटेलिक कंडक्टर्स है उसमें कर्नेल्स या सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज बना रहता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब ये जो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे ये बेसिकली हमारे पास हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे और उसके बाद वेरीफाई किया कि ये फैक्टर एप्लीकेबल है या नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जो अब फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस में फर्स्ट पॉइंट अगर हम लें तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। अब ये इलेक्ट्रोलाइट नेचर में क्या बात करनी है? नेचर में हमने बात करनी है कि भाई वो पूरा डिसोसिएट होता है या पार्शियली डिसोसिएट होता है। मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम आयंस आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ज़्यादा आयन आएंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एक हो गया स्ट्रॉन्ग, एक बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा 100% होता है और इसके लिए अल्फा 100% से कम होगा। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम ले सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, कोई फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे आप ले सकते हैं NaCl, KCl, NH4, NaOH ले सकते हैं आप। आप H2SO4 HCl ले सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका अल्फा 1 या 100% है, बहुत सारे आयंस जनरेट करेंगे। तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैक्सिमम आयंस। और अगर ये मैक्सिमम आयंस जनरेट कर रहे हैं तो सर्टेनली मैक्सिमम आयन जनरेट कर रहे हैं तो सर्टेनली आयंस का नंबर बढ़ गया या ज़्यादा है रिलेटिवली, और अगर ज़्यादा है रिलेटिवली वीक के कंपैरिजन में तो मोर कंडक्शन। ज़्यादा कंडक्शन होगा। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम वीक एसिड ले सकते हैं, वीक बेस ले सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है। ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जैसे ये डिसोसिएशन हुआ। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट। तो इसमें हमें नंबर ऑफ आयंस लेस मिलेंगे, लेस नंबर ऑफ आयंस। और अगर आयंस का नंबर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कम होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेस कंडक्शन। कोई वीक एसिड है, वीक बेस है, स्प्रिंजली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्ट डिजॉल्व तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो भी नंबर ऑफ आयंस का नंबर कम ही होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पहला फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए दूसरे फैक्टर पर चले जाते हैं अब हम, दैट इज द सेकेंड फैक्टर। और सेकेंड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास अगर आयंस जनरेट करने हैं तो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है या कोई पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस, तो इस सॉल्ट को डिसोसिएट करने के लिए, पोलर सब्सटेंस से आयन जनरेट करने के लिए हमें पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी।
कैसे सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी? पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जैसे अगर आपने मान लिया सॉल्ट NaCl और इसको पानी में डिजोल्व किया तो वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, और सॉल्ट तो है हमारे पास आयनिक है, पोलर है, तो मैक्सिमम आयन जनरेट कर देगा ये। लेकिन अगर आपने इसी को लेस पोलर सब्सटेंस में डाला रिलेटिवली, जैसे हमने यूज़ कर लिया मान लेते फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड, तो ये होगा हमारे पास लेस पोलर। और अगर ये लेस पोलर है तो इसका डिसोसिएशन Na+Cl नेगेटिव में लेस होगा, लेस डिसोसिएशन। एंड इफ NaCl का डिसोसिएशन, और अगर आपने इसी NaCl को बेंजीन में प्लेस कर दिया C6H6, तो बेंजीन तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो ये सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, नो आयन फॉर्मेशन, कोई आयन नहीं बनेगा। और अगर कोई आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ऐसे सॉल्वेंट्स की ज़रूरत है जो पोलर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलर हो, या हम कहें जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग है ऐसा सॉल्वेंट विच हैव द मोर एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड, मोर एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने की एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उनको कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका ज़्यादा है, ऐसे सॉल्वेंट्स। तो नेचुरली अगर NaCl वाटर में मैक्सिमम डिसोसिएट हो रहा है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, एसिटिक एसिड में कम हो रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एसिटिक एसिड का कम होगा, और बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो और भी कम होगा। तो ये तो हुआ हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें एक फैक्टर भी आ जाता है, दैट इज़ द विस्कोसिटी। दैट इज़ द विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी फैक्टर ये है कि अगर विस्कस ज़्यादा होगा, इंटर लेयर स्पेस कम होगा, इंटर लेयर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो उसमें भी आयंस का ट्रैवल कम होता है। तो अगर विस्कोसिटी मोर विस्कोसिटी है, लेस कंडक्शन होगा। तो विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। ये दूसरा फैक्टर था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, और वो भी, ये जितने भी फैक्टर हम पढ़ रहे हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, और वो है हमारे पास थर्ड फैक्टर इज़ द कंसंट्रेशन। थर्ड फैक्टर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, इसको अगर हम ठीक से समझे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन एक्सेसिव कर दें, कंसंट्रेशन हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दें, हाईली कंसंट्रेटेड कर दें, तो अगर हमारे पास NaCl का एक सॉल्यूशन है तो इससे तो बहुत सारे सोडियम और क्लोराइड आयन बनेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब मान लें आप गिवन कंटेनर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड आयन बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, और इसके अंदर आपने एक्सेसिवली सोडियम और क्लोराइड आयन को बढ़ाना शुरू कर दिया, Na आयन Cl नेगेटिव, Na आयन Cl नेगेटिव, बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक्सेसिवली बढ़ा दिया। समझ आ रहा है इतना पॉइंट? तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड आयन बढ़ा देंगे, तो अगर आपने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, ऐसे इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हुए हैं, तो जब भी कोई काउंटर आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाएगा, कोई भी काउंटर आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा, मान लेते हैं कि क्लोराइड आयन, सपोज करें कि क्लोराइड आयन किस पर मूव करेगा, एनोड पर।
लेकिन इसके सराउंडिंग में बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे, Na+, Na+, Na+ एंड Na+। क्यों? क्योंकि हमने कंसंट्रेशन एक्सेसिवली कर लिया, और ये सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करके रखेंगे, जिससे इसका एनोड पर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जब तक ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। देयरफॉर अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जो अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। तो थर्ड फैक्टर था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ती जाएगी, कंडक्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। कंडक्टेंस क्या करता चला जाता है? डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है बेटा, इतना पॉइंट। थर्ड पॉइंट के बाद आएगा हमारे पास अब फोर्थ पॉइंट, यहीं लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम यूज करते हैं बेटा साइज ऑफ आयन। फोर्थ पॉइंट है साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम। क्या है जी साइज ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम? देखो ध्यान रखना कि साइज ऑफ आयन हमने स्पेसिफिकली लिखा इन एक्वस मीडियम। तो ऑल्दो हम ये पहले भी कर चुके हैं कि जो आयंस होते हैं, चाहे वो कैटायन हो या वो एनायन हो, और वाटर है हमारा पोलर सॉल्वेंट, अगर वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेटेड रेडियस। याद होगा इतना पॉइंट। और ये पॉजिटिव पार्ट भी वाटर के पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, जैसे ये। ठीक है, तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाएगा ऐसे, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा। मतलब अगर आयन इटसेल्फ छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, आयन इटसेल्फ छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इट विल बी मैक्सिमम सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि साइज स्मॉल होने से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज जितना छोटा होगा, इट विल बी हैविली हाइड्रेटेड। ये पॉइंट समझ आ गया? और अगर ये हैविली हाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस होगी वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर किसी आयन की हाइड्रेटेड रेडियस या इफेक्टिव रेडियस बड़ी होगी, हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी होगी, तो वो ट्रैवल करते समय उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास लिथियम आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन। इनको हमें ट्रैवल कराना है टुवर्ड्स द कैथोड। विच आयन विल मूव विद द फास्टर रेट? यू ऑल आर अनम्यूटेड। जसवंतप्रीत, which ion will move with the faster rate? Sodium ion or sodium ion और lithium ion? Sodium ion, perfect answer। Sodium ion पहले ट्रैवल करेगा या फास्ट मूव करेगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेटेड रेडियस स्मॉल है। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉपिक इन द 11th क्लास। यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर हम ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, हमने साइन रिवर्स कर दिया। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। डन। चलिए नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास, फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर का। क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का? देखो बेटा, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, जैसे कोई भी हम सब्सटेंस ले सकते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे।
कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ एनोड लगा दिया, आपने कैथोड भी लगा दिया है, और इस टाइप का एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बना लिया है। ठीक है, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, इस टाइप से आपने जोड़ दिया, राइट। और इसके अंदर आपने यहाँ कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल दिया। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें बेटा, तो जो भी आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे वो सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन या क्लोराइड आयन या कोई और आयन है, अगर ये ट्रैवल करते हैं, ये मूव करते हैं, तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगी तो अपने अपने इलेक्ट्रोड पर उनका जाना आसान हो जाएगा। क्लोराइड आयन आसानी से अपने एनोड पर चली जाएगी। तो और जितनी आसानी से क्लोराइड गैस एनोड पर जाकर क्लोरीन में बदलेगी, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उतनी जल्दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शुरू हो जाएगी। तो सीधा सा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ती है, जिससे कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने कहा टेम्परेचर इंक्रीज होने से सर क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी, लिखा है बेटा देखो। सर उससे क्या होगा सर? कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना तेज से मूव करेंगे बेटा। सर उससे सर कोलिजन्स भी तो बढ़ेगी। किसके कोलिजन्स? सर आयंस की। हाँ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ेंगे आपस में। लेकिन इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, कोलिजन्स बढ़ने से आयन का अपने इलेक्ट्रोड पर जाना आसान होगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि कोलिजन बढ़ेंगे तो अपने आयन अपने इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा या स्लो हो जाएगा। नो सर। हमने आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हैं, यस याद है सर। ना, इतना शुरू में ही बोला था। तो यस बाकी सब सर। चीज़ें भी होंगे, मतलब उनके कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इफेक्टिवली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी वो डोमिनेट कर जाती है कोलिजन्स के बाद भी। यस सर। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज, सो कंडक्टेंस इंक्रीज। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंटली देखें, मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, तो ये एक डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी रहता है हमारे पास। तो अगर हमने कोई एक मेटेलिक कंडक्टर लिया हुआ है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कुछ मेटल आयंस हैं, ये बहुत सारे मेटल आयंस हैं इस तरीके से, एंड दे आर रेगुलरली अरेंज, क्योंकि मेटल क्रिस्टल्स होती हैं, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऐसे। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है। समझ आ रहा है बेटा इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इतने पार्ट पर? यस। ओके। अब बेसिकली क्या है कि जैसे ही आप मेटलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये मेटल है, मेटलिक कंडक्टर है, किसी का वायर है, मान लेते हैं ये कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, तो एनर्जी बढ़ाने से अनडाउटेडली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस केस में साथ ही साथ ये जो मेटल कैटायन है, ये मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है। ये सभी के सभी वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं ऊपर नीचे, तो ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाते हैं, एंड दीज आर कैन बी वाइब्रेट, ये वाइब्रेट कर पाते हैं ओनली अपनी पोजीशन से, हिलते नहीं है, मतलब मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, लेकिन पोजीशन इनकी फिक्स रहती है। तो जैसे ही ये कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, उसके रास्ते में आ जाते हैं, और रास्ते में अगर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जितने हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स हैं
उनमें टेम्परेचर और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल आता है, इन्वर्स आता है। तो मेटलिक कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस घट जाती है, कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है। ये तो कुछ वो फैक्टर थे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और मेटलिक कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट इज द कंडक्टेंस। उसके अलावा हमें पढ़ना है अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एंड द मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टेंस। हाँ जी, कंडक्टेंस को नेचुरली हम सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किससे? C से और G से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जी तो गिब्सन एनर्जी होती है ना जी, डेल्टा G होती है। एक्चुअली टर्म हमारे पास बहुत सारी है बेटा, सिंबल अल्फ़ाबेट कम पड़ जाते हैं, ठीक है। सर कॉम्बिनेशन है। क्या C कॉम्बिनेशन? C से कॉम्बिनेशन? नहीं सर, नहीं वो सर, कह रहा है CY कॉम्बिनेशन कर दो। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, चलो अभी पढ़ लेते हैं फिर। तो कंडक्टेंस को C या G से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली टर्म तो याद होनी चाहिए ना, आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देने ही है। बोर्ड में तो आपको ऐसे ही नहीं ना प्रमोट कर देंगे। तो कंडक्टेंस को हम सीधा लिख दें, इट इज़ अ ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज, it is the ease of migration of charge, and it is the reciprocal of the resistance। तो C is equal to 1 by R बन जाएगा, सिंपल एकदम। तो रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस इन द माइग्रेशन, और कंडक्टेंस है ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज। दो ही हो गए थे, ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज। अच्छा जिसमें जरा रेजिस्टेंस की यूनिट तो बोलो। ओहम। अच्छा, और तो ओहम ही सुनो, बाकी एसआई में ओहम है, बाकी भाई कैसी बातें कर रहा है। देखो लालप्रीत बताएगा अभी एक और यूनिट। लालप्रीत। सर हाँ सर वोल्ट पर एम्पियर। अरे V इज इक्वल टू आई आर। क्या जसमन? सर यस। यस सर। कौन सी है दूसरी यूनिट? सब वोल्ट पर यूनिट कोई लगा दो। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं ना बेटा, है। तो हमारे पास जो यूनिट है रेजिस्टेंस की वो है ओम। और अब अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट लिखेंगे तो वो आएगी हमारे पास ओम इनवर्स, ठीक है बेटा। जिसको आप चाहे तो ओम इनवर्स ऐसे भी लिख लेते हैं। और ओम इनवर्स, ओम का जो इनवर्स है वो पढ़ा जाता है मोह, ये भी यूनिट है बेटा, यस सर। ठीक है। यस सर। मोह इज यूनिट, ऐसे हंसना नहीं है। लेकिन यहाँ ही क्यों बनाई ये मुझे नहीं पता, ये नहीं पूछना मेरे से कि सर बहुत जगह यूनिट ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पर ओम इनवर्स को मोह भी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, कन्फाइंड यूनिट है। और इसकी उल्टा लिख दिया है। हाँ उल्टा लिखा है, तभी तो कह रहा हूँ कि ये भी यूनिट है। यस। और साइमंस, जिसको कैपिटल एस से भी लिखते हैं, ये सारी यूनिट है कंडक्टेंस की, ध्यान रखना। ये सभी यूनिट है कंडक्टेंस की। पहली टर्म खत्म हो गई, दूसरी टर्म आती है। दूसरी टर्म है हमारे पास
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस of all the ions present in the unit volume, present in the unit volume, right? और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल होता है K, और सर्टेनली K रेसिप्रोकल होता है रो के। और रो क्या है? हम जानते हैं रो है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और भी हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम और बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। और हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेटलिक कंडक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ को वैलिड कराएंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो या फिर मेटलिक कंडक्टर्स हो, दे बोथ फॉलो द ओम्स लॉ। पेज टर्न कर दे बेटा। तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, सभी ने पढ़ा है। जहाँ R रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर हो गया, इसकी लेंथ L हो गई, और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो इफ L is 1 सेंटीमीटर and A is यानी एरिया is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R बन जाता है हमारे पास रो के बराबर। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर विच इज यूनिट सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए पहले। नो सर। समझ आ रहा है ना इतना पॉइंट? तो यस। यस सर। ओके, अब हम तो मेटलिक कंडक्टर पढ़ ही नहीं रहे, हमारे तो सिलेबस ही नहीं है मेटलिक कंडक्टर का। हमारा क्या है सिलेबस? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक क्यूबिकल बॉक्स है। ये एक क्यूबिकल बॉक्स हो गया हमारे पास। तो अब हमने क्या किया कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लगा दिया बेटा, ठीक। और इसमें ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये भी हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर।
और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनके बीच में हमने भर दिया है बेटा, ऐसे, राइट? सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोड कहाँ पे है? जैसे आप किसी रूम में बैठे हो ना बेटा, यस सर। तो रूम की आपकी लेफ्ट हैंड साइड की दीवार और राइट हैंड यस सर। साइड की दीवारें, ओके सर। ये दो पूरी की पूरी दीवार इलेक्ट्रोड है बेटा इस समय। ओके सर। और जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा वो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में ही होगा। यस सर। तो एक आपकी वॉल जो हो गई वो हो गई एनोड और दूसरी वॉल हो गई कैथोड। कैथोड। क्लियर है इतना यस पॉइंट? यस और सर। उन दो के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और जो कैथोड का एरिया है या कहें इलेक्ट्रोड का एरिया है, कैथोड या एनोड का एरिया, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको तो यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेटलिक कंडक्टर से वास्ता नहीं है। हमारा किससे मतलब है? हमारा मतलब बनता है, हमारा किससे वास्ता बनता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो गए हमारे पास। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हम लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे तो वही R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, लेकिन L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और A हो गया एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा जी, देख लो, कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर किसी को? और अब अगर हमने फिर से लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर दी और A कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल्स टू रो बन जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन in which the electrodes are 1 centimeter apart, having area of the electrode is 1 centimeter square। देखो बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया या नहीं? बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ये बन गया हमारे पास रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ध्यान से और सुनिए, हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ था, इसके अंदर भर दिया था ना हमने। ये जो लिख रहे हैं, यहाँ जो मार्कर चल रहा है, हमारा पेन चल रहा है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट बदल सकते हैं। NaCl की जगह CuCl डाल दें, KCl डाल दें, HCl डाल दें, H2SO4 डाल दें, AgNO3 डाल दें। मतलब हम सॉल्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बदल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, उसकी डायमेंशन नहीं बदलेंगे या नहीं बदल सकते इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, ये भी नहीं बदलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बदल सकते हैं, सेल की डायमेंशंस नहीं बदल सकते। सेल की डायमेंशंस में ना तो लेंथ बदला जाएगा ना एरिया बदला जाएगा इलेक्ट्रोड का। इसीलिए हम L बाई A वैल्यू को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट रहता है। और इस L बाई A को हम लिखते हैं G स्टार। तो अब हमारे पास रिलेशन आया बेटा, R इज इक्वल्स टू रो इंटू G स्टार आ गया। और R था हमारे पास 1 बाई G इज इक्वल्स टू 1 बाई K इंटू G स्टार। तो K इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। ये रिलेशन आ गया। K है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, G है कंडक्टेंस, जिसको आप C भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई G स्टार। G स्टार क्या है हमारे पास? G स्टार है सेल कांस्टेंट। यहाँ पर यूनिट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A लिखें, या फिर आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू G L बाई A। G था हमारे पास कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस, और K था कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपके पास G की यूनिट थी ओम इनवर्स, मो या साइमन्स। L बाई A की यूनिट बनेगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगी, या फिर
के की यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स की जगह आप लिख सकते हैं चाहे तो मो चाहे तो साइमंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक मतलब कंडक्टेंस वाला पार्ट है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पुराने तो पार्ट आसान सा ही था, मुश्किल नहीं था, ये भी इजी है। रिप्रेजेंटेशन है लैम्डा ई क्यू एंड दिस इज द कंप्लीट लैम्डा। ये है हमारे पास कंप्लीट लैम्डा बेटा। ठीक है, उधर हाफ लैम्डा भी होता है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस या कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस है हमारे पास, जो हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट से किसी सॉल्यूशन में मिलते हैं। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन या कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन। तो एक इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लें, उसको सॉल्यूशन बना लें, तो उससे जितने भी आयन मिलेंगे उनकी कंडक्टिंग पावर को या उनकी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस is the conductance or the conducting power of all ions, जितने भी ions आएंगे, of all ions obtained by 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में। उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है मैथमेटिकली इज K बाई C। C के साथ हमने ब्रैकेट में नीचे सबस्क्रिप्ट में इक्विवेलेंट लिख दिया है। क्या मीनिंग है ये भी बताते हैं। देखो, इसको K को तो हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, और C इक्विवेलेंट ये है concentration in equivalents per unit volume। तो बेटा ये हमारे पास C कंडक्टेंस का सिंबल नहीं है, हमने इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ इक्विवेलेंट, यानी C इज द कंसंट्रेशन इन इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। सही बोले, इसको हम नॉर्मेलिटी भी कह सकते हैं। नॉर्मेलिटी को डिफाइन करो जरा, बोलो नॉर्मेलिटी क्या होता है? डेफिनेशन ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो Yes, ये sir. हमारे पास है नॉर्मेलिटी एक तरह से। ठीक है, एग्जैक्ट जो रिलेशन है, जो सही रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन है, ये हमें K और C की यूनिट से मिलेगा। तो actual relation depend on units of K and C। K और C की यूनिट से हमें एक्चुअल रिलेशन मिलता है। देखो पेज टर्न करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ ठीक से देख लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी को आगे यूज करना है।
अब हम बात करते हैं एक्चुअल रिलेशन की, हम बात कर रहे थे। तो हम एक्चुअल रिलेशन में अगर हम आते हैं बेटा, तो मैंने आपसे कहा था कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू के बाई सी ई क्यू था। अब हमने फर्स्ट लिखा मतलब हो गया। अब हम यूनिट के हिसाब से रिलेशन पर आएंगे। यूनिट क्या है, उसके हिसाब से एग्जैक्ट रिलेशन आएगा। तो अगर हम यहाँ साइड में हम यूनिट लिख रहे हैं बेटा, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स के की यूनिट, और सी हो गया ग्राम इक्विवेलेंट या सिंपली इक्विवेलेंट, और अगर ये हो गया पर डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब। लालप्रीत, एक डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सर 1। 1, मतलब एक ही बात है, पर लीटर यस लिखे हैं सर। पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए म्यूट कर देते हैं अब आपको। अब देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए बेटा। क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूँ, के बाई सी ई क्यू साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इनटू, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। हमने पर भी लगा दिया और उसको डेसीमीटर क्यूब इनवर्स भी लिख दिया। अब ठीक है बेटा, तो ये डेसीमीटर क्यूब बन गया बेटा, के बाई सी ई क्यू। अब ये हो गया साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर बने बेटा? 10 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइड बाय इक्विवेलेंट, राइट। तो अब आपके पास रिलेशन आ गया k इंटू 1000 डिवाइड बाय सी ई क्यू, यूनिट होगी साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इनवर्स। एक्चुअल रिलेशन हमें ये मिलेगा लैम्डा ई क्यू का, और c की जगह चाहे तो आप लिख सकते हो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, जो अभी जसमन ने हमें बताया था, लालप्रीत और जसमन ने मिलकर बताया था। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा। यूनिट इज इम्पॉर्टेंट देयरफॉर। दूसरा पॉइंट जब हम लिखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा कि यूनिट क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सेकंड हम लिखते हैं बेटा। देखो फिर से हमारे पास लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के बाई सी ई क्यू है, वही रिलेशन है, ठीक है जी। अब अगर आपके पास ये साइमंस मीटर इनवर्स में है और ये इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में है, तो आपके पास रिलेशन हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू के बाई सी ई क्यू साइमंस मीटर इनवर्स इनटू मीटर क्यूब बाई इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब रिलेशन हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू सी के बाई सी ई क्यू साइमंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है बेटा। ये हमारे पास अगला रिलेशन आ गया। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास यूनिट क्या है कंसंट्रेशन और के की, उसके हिसाब से हम रिलेशन डेवलप करेंगे, राइट। अब एक तीसरा रिलेशन और हम करते हैं। तो तीसरा रिलेशन है हमारे पास द थर्ड वन, थर्ड को इससे कर देते हैं, ये लीजिए थर्ड रिलेशन। अब थर्ड रिलेशन में क्या करना है हमने, थर्ड रिलेशन में भी हमने यूज़ करनी है कंसंट्रेशंस को। कंसंट्रेशन को कैसे यूज़ करनी है बेटा, देखते चलो। तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के बाई सी ई क्यू। अब हमारे पास अगर ये साइमंस मीटर इनवर्स में है और ये हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और द इक्विवेलेंट पर लीटर में है, ऐसा भी हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो लैम्डा ई क्यू हमारे पास हो जाएगा के बाई सी ई क्यू। अब हमें यूनिट बदलनी पड़ेंगी, तो ये हो गया साइमंस मीटर इनवर्स और ये हो गया इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब बाई इक्विवेलेंट्स।
तो अब आपके पास रिलेशन आ जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू के बाई सी ई क्यू इंटू 10⁻³ साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के बाई नॉर्मेलिटी इंटू 1000 साइमन्स मीटर स्क्वायर per equivalent. This is the third way to write the formula. Mostly या कहें 90% हमारा पहले वाले फॉर्मूले से काम हो जाता है, बट आईआईटी में क्वेश्चंस थर्ड वाले फॉर्म से भी आया हुआ है। तो बस ये 3 फॉर्म हैं जो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को उसकी यूनिट के बेसिस पर फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं।